दोस्तों, अर्थशास्त्र एक अत्यंत विशाल विषय है। इसलिए अर्थशास्त्र की कोई निश्चित परिभाषा अथवा अर्थ देना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा तथा क्षेत्र जो इसमें सम्मिलित हैं अत्यंत विशाल हैं। जिस समय से यह सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में उभर कर आया है, विभिन्न विद्वानों तथा लेखकों ने इसका अर्थ तथा उद्देश्य बताने का प्रयास किया है। यह ध्यान देना चाहिए कि समय तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ अर्थशास्त्र की परिभाषा में रूपांतरण और परिवर्तन हुए हैं। आइए हम अर्थशास्त्र के अर्थ से संबंधित कुछ प्रमुख विचारों पर अध्ययन करते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक विद्वानों तथा लेखकों का मत था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन विद्वानों को क्लासिकी अर्थशास्त्री कहते हैं। उनकी दृष्टि में अर्थशास्त्र धन से संबंधित घटनाओं पदार्थों का अध्ययन करता है, जिसमें धन की प्रकृति तथा उद्देश्य, व्यक्तियों तथा देशों आदि द्वारा धन का सृजन करना आदि को शामिल किया जाता है। धन की परिभाषा में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है एडम स्मिथ का। ठीक है, धन की परिभाषा में समस्या थी कि यह उन लोगों के बारे में बात नहीं करती थी जिनके पास धन नहीं होता। धन होना और धन नहीं होना ने समाज को धनी और निर्धन अथवा गरीब में विभाजित कर दिया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक विद्वानों ने सोचा कि अर्थशास्त्र को समाज के कल्याण के विषय पर बात करनी चाहिए, न कि केवल धन के बारे में। तदनुसार अर्थशास्त्र को कल्याण के विज्ञान के रूप में देखा गया। कल्याण प्रकृति में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आदि कल्याण के परिमाणात्मक पहलू हैं। शांति से रहना, अवकाश का आनंद लेना, ज्ञान अर्जित करना आदि कल्याण का गुणात्मक पहलू है। कल्याण के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का संबंध केवल परिमाणात्मक कल्याण से ही माना गया, क्योंकि उसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अर्थशास्त्र के कल्याण की परिभाषा ने कल्याण के केवल भौतिक पहलुओं की ही व्याख्या की, परंतु लोगों को भौतिक वस्तुओं तथा अभौतिक सेवाओं दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अथवा समाज के पास उपलब्ध संसाधन दुर्लभ होते हैं। लोग अपने लक्ष्यों को इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो वे उपयुक्त चयन के द्वारा करते हैं। अतः अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान भी कहा गया। दुर्लभता तथा चयन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार के उद्देश्यों तथा उन दुर्लभ संसाधनों यानी साधनों के संबंधों का अध्ययन करता है जिनका वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ उद्देश्यों से अभिप्राय आवश्यकताएं तथा दुर्लभ संसाधनों से अभिप्राय सीमित संसाधनों से है। दुर्लभता की परिभाषा के अनुसार सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। कपड़ा तथा गेहूं, दो वस्तुओं का उत्पादन का उदाहरण लीजिए। सीमित संसाधनों से हम कपड़ा तथा गेहूं की असीमित मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते। इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए संसाधनों को विभाजित करना पड़ता है। मान लीजिए इसमें से किसी एक वस्तु जैसे गेहूं की मांग में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसको अधिक मात्रा में उत्पादन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु दिया हुआ है कि संसाधन सीमित हैं। हम अधिक गेहूं का उत्पादन केवल कपड़े के उत्पादन में से कुछ संसाधनों को निकाल कर तथा इन्हें गेहूं के उत्पादन में लगाकर ही कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कपड़े का उत्पादन कम हो जाएगा तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। इस उदाहरण में हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है? कपड़ा तथा गेहूं का उसी मात्रा में उत्पादन करते रहें। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है गेहूं की मांग में वृद्धि होने के कारण उसका अधिक उत्पादन करें। इसके कारण कपड़े की कुछ मात्रा कम कर दें, क्योंकि अर्थव्यवस्था को अधिक गेहूं की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें बतलाता है कि सीमित संसाधनों से इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में पूरी अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा विकास प्राप्त करने के उद्देश्य ने गति पकड़ी। आर्थिक समृद्धि तथा विकास में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। इसलिए अर्थशास्त्र अब केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने और संसाधनों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रह गया। समय के साथ वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग को सम्मिलित कर इसके क्षेत्र में विस्तार किया गया, ताकि
अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा विकास हो सके। इसलिए अर्थशास्त्र को समृद्धि तथा विकास का विज्ञान कहा गया। वास्तव में यह सत्य है कि आजकल लोग व्यक्तियों तथा पूरे देश के कल्याण के बारे में बात करते हैं। यह समझा जाता है कि किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि करने के योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी अर्थव्यवस्था में समृद्धि होनी चाहिए तथा समृद्धि के लाभों को व्यक्तिगत नागरिकों में वितरित करने के लिए उपयुक्त साधन ढूंढने चाहिए। अतः संसाधनों के प्रयोग तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के संबंध में अर्थव्यवस्था का निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था को अपने संसाधनों का विभिन्न वैकल्पिक गतिविधियों में आवंटन, कुशल प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए तथा अर्थव्यवस्था में भावी विकास के लिए उनमें समृद्धि किस प्रकार होगी इसके तरीके ढूंढने चाहिए। इस आधार पर विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन अच्छा रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के देश, जापान आदि को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने नागरिकों के लिए आय के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसके अनेक नागरिक अभी भी गरीब हैं यानी निर्धन है। अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में ज्ञान कराता है तथा समृद्धि तथा विकास के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने में मार्गदर्शन कराता है। 20वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्रियों ने भावी पीढ़ियों के कल्याण तथा पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में भी बात करना आरंभ कर दिया है। इसलिए अर्थशास्त्र को धारणी विकास का विज्ञान भी कहा जाता है। समृद्धि तथा विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के परिणाम स्वरूप अनेक व्यर्थ पदार्थ भी उत्पन्न हुए हैं। ध्यान दीजिए कि कुछ संसाधनों जैसे खनिज तेल, वन वर्तमान पीढ़ियों द्वारा उनके बढ़ते हुए उपभोग के कारण उनका तीव्र गति से क्षय हो रहा है। इसलिए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन कम रह जाएंगे अथवा बचेंगे ही नहीं। उपलब्ध दुर्लभ संसाधनों का युक्तिसंगत कुशलतापूर्वक प्रयोग करना तथा भावी पीढ़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।